हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री हमारा सॉलिड स्टेट वाला लेसन चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने ना देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और ये बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर सॉलिड स्टेट की वीडियो मिले। और जितने बच्चे सहमत हैं प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सॉलिड स्टेट की वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट देखो, आज मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ऐसे सेटिस्फाई हो तो ऐसे बता देना, मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ। ऐसे लिखने से क्या होगा स्टूडेंट कि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा। जो वीडियो आपकी जाती है ना 30, 35, 40 मिनट की, वो 20-25 मिनट पर सिमट जाएगी, जिससे मुझे एक्सपोर्ट और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम कम खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सहमत हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ा देंगे। अगर वैसे चाहते हो जैसे हम पढ़ाते आ रहे हैं तो भी बता देना, जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो, बात करते हैं। अभी तक हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता दिया था, उनमें अंतर भी बता दिया था। आज हम आपको क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ाने वाले हैं। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनके मध्य जो अंतराणुक बल होता है, क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य क्या होता है, अंतराणुक बल, उसके आधार पर किन के बीच पाया जाता है, अवयवी कणों के बीच। तो हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक अथवा जालक ठोस, आणविक ठोस और है आपका चौथा धात्विक ठोस। आज मैं इन चारों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। कभी कभी टॉपिक पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणुक बल के कारण या के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? आयनिक ठोस, सहसंयोजक अथवा जालक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। थोड़ा सा हम ऐसे ही जान लेते हैं। आयनिक ठोस जो है स्टूडेंट वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण आयंस होते हैं। परमाणु जिनके अवयवी कण होते हैं वो सहसंयोजक अथवा जालक ठोस होते हैं। जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उनको आणविक ठोस कहा जाता है। और जितने भी मेटल्स हैं वो धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक सॉलिड्स किसे कहते हैं? तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन या फिर कह सकते हो धनायन एवं ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। और ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी आयन्स हैं वो एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आयनिक सॉलिड्स हो जाएंगे। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके लक्षणों की बात करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो देखो प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण जो आयनिक ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। अगर नमक की बात करें तो कठोर होता है, लेकिन जब आप इसे किसी चीज़ से पीटोगे तो वो टूट जाएगा, तो भंगुर प्रकृति कहलाती है। तो कठोर हैं लेकिन भंगुर होते हैं, अर्थात तोड़ने पर टूट जाएंगे। और इनके जो गलनांक और क्वथनांक स्टूडेंट वो भी ज़्यादा होते हैं, गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अब आप पूछोगे सर गलनांक किसे कहते हैं? तो जितने भी ठोस होते हैं अगर आप उनको गर्म करते गए तो जिस टेम्परेचर पर वो ठोस से द्रव में बदलने लगते हैं उसको हम कहते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसको हम कहते हैं वेपर पॉइंट या क्वथनांक। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण जो आयनिक ठोस हैं वो कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं और इनके गलनांक व क्वथनांक भी कैसे होते हैं? उच्च। सेकेंड पॉइंट है, जो आयन है प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा बंधा होता है या फिर घिरा होता है। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह है Na+, Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-। तो इस प्रकार से मैंने एक स्ट्रक्चर सा बना दिया। अब अगर आप इस Na+ को देखोगे
तो ये देखो किसके द्वारा घिरा हुआ है, एक Cl माइनस ये रहा, एक Cl माइनस ये रहा, एक Cl माइनस ये रहा, एक Cl माइनस ये रहा। तो एक जो धनायन है ये एक निश्चित मतलब ये विपरीत आवेशन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इन सभी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज के द्वारा घिरा हुआ। तो मैंने सेकंड पॉइंट में यही बोला है कि इन ठोसों में जो प्रत्येक आयन होता है वो विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर कोई नमक है, नमक का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लो, अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन अगर हमने उस नमक को जल में मिला दिया फिर उसको घोल दिया, आप सभी जानते हो कि नमक जल में घुल जाता है, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो विद्युत का सुचालक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अगर ठोस है तो Na+ और Cl- क्या गति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने इसको जल में घोल दिया तो इसके जो आयन है वो गतिशील हो चुके हैं, गति की अवस्था में आ चुके हैं। इसी वजह से जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो, NaCl, KCl, ATC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बस मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। KClO3 भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से। हमारा जो पहला टॉपिक है आयनिक ठोस वाला, देखो ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं है, जितना आने वाला है उतना ही पढ़ो, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बहुत बारीकी से लेके जाऊँ ना और अंदर लेके जाऊँ तो स्टूडेंट सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाएगा। आप सभी भी समझदार हो, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, इतना सफिशिएंट है, इसी में से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। अब अगला टॉपिक है हमारा सह संयोजक अथवा जालक ठोस, ठीक है। ये मैं आपको लिख कर पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जा जैसे पढ़ लो। अगर आप सेटिस्फाई तो ऐसे पढ़ा देंगे, नहीं तो जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाया जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सह संयोजक अथवा जालक ठोस की। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है मैंने कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब देखो ये सह संयोजक ठोस कहते किसे हैं, तो स्टूडेंट देखो सह संयोजी ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं, परमाणु। आप सभी को बस यही चीज़ याद रखनी है कि इनमें अवयवी कण क्या है। आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, आयंस होते हैं। हमारे सह संयोजक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। आणविक ठोसों में क्या होते हैं, अणु होते हैं। लेकिन जो धात्विक ठोस होते हैं उन मेटल्स होती हैं, उनमें अवयवी कण ना होकर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या फिर कह सकते हो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसमें वो संलग्न रहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अभी, नेक्स्ट आने वाला है वो टॉपिक, ठीक है। अवयवी कण क्या होता है, परमाणु। अवयवी कण परमाणुओं के मध्य सह संयोजक बंध पाया जाता है। जो सह संयोजी ठोस हैं उनमें अवयवी कण क्या है, परमाणु, और इन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब सह संयोजक बंध क्या होता है, इनमें परमाणु आपस में साझा करते हैं। अगर एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा परमाणु भी 1 इलेक्ट्रॉन देकर आपस में साझा करेंगे, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। साझे से जो बंध बनेगा उसको सह संयोजक बंध कहा जाता है, जिससे ये एक त्रिविम जालक, एक 3 डायमेंशनल कह सकते हो, 3 डायमेंशनल जालक का निर्माण करेंगे। और इसी जालक की वजह से, 3 डायमेंशनल जालक की वजह से लैटिस के कारण ये ठोस जो है स्टूडेंट वो अत्यधिक कठोर होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ निकल के आती है कि सह संयोजित ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं परमाणु, इनके मध्य सह संयोजक बंध पाया जाता है और ये त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं, त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट ये अत्यधिक कठोर होते हैं। चाहे हीरा हो, चाहे ग्रेफाइट हो, ये स्टूडेंट अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट सह संयोजित ठोसों के मुख्य लक्षण की। तो देखो त्रिविम संरचना के इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इनका जो गलनांक है स्टूडेंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। चाहे वो हीरा हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो सिलिकॉन हो। सेकंड पॉइंट है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी सह संयोजी ठोस होते हैं वो सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अपवाद क्या है इसका, ग्रेफाइट में अपवाद स्वरूप विद्युत का चालन होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सह संयोजक ठोसों को परमाण्विक ठोस भी कहते हैं। आप सभी को याद रखना है, परमाण्विक ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सह संयोजक ठोसों को परमाण्विक ठोस भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं वो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख सकते हो,
हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ETC। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस टाइप से जुड़े रहते हैं। ये परमाणु होते हैं, और मैंने बोला था बंद, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा कुछ इस प्रकार से। मैं पहले बना देता हूँ पूरा स्ट्रक्चरली इस प्रकार से। तो ये साझा कर रहे हैं इस प्रकार से, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर बना दोगे। ये अवयवी कणों की व्यवस्था है किसमें? सहसंयोजक ठोसों में। लिख लेना, सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था। और ये हमारे क्या स्टूडेंट? परमाणु हैं, एटम्स हैं। नीचे लिख लेना जो मैंने बोला है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है आपका आणविक ठोस, या फिर कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं स्टूडेंट? अणु होते हैं, उनको हम आणविक ठोस कहते हैं। जैसे H2 हो गया, H2O हो गया, ETC, जितने भी अणु हैं वो सभी आणविक ठोस कहलाएंगे। अब बात आती है H2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टूडेंट क्या है? एक आणविक ठोस है। H2O, अब जल की बात मत करना, वो लिक्विड होता है, इसकी ठोस फॉर्म अर्थात हम बर्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक आणविक ठोस है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये बना लेते हैं। ये हमारे आणविक ठोस होंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे क्या है? आणविक ठोसों में कणों की व्यवस्था हमने दिखा दी है। और ये अणु है हमारे, ये क्या है? हमारे अणु हैं। और आणविक ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था। अब देखो, जो आणविक ठोस होते हैं स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस, लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो इसको मैं ना कराऊँ तो बेटर रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि बता दूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, अगर आप चाहते हो तो। ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक, यहाँ पर समाप्त हो चुका है कि जो सहसंयोजक या कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं किसे कहते हैं, इनके मुख्य लक्षण क्या हैं, आणविक ठोस किसे कहते हैं, इनके एग्जांपल्स में सारी चीज़ें करा चुका हूँ। ये इनका स्ट्रक्चरल हो जाएगा या अवयवी कणों की व्यवस्था हो जाएगी कि जो हमारे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं उनमें किस प्रकार से अवयवी कण लगे होते हैं, या फिर हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें किस प्रकार से अवयवी कण लगे होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है धात्विक ठोस। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि कल ही आएगी। अब आपको रेगुलर बेसिस पर हम सॉलिड्स की वीडियो देने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा और इस वीडियो को बता देना स्टूडेंट कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसे चाहते हो तो ऐसे पढ़ा देंगे, तो आपको जैसे हम लिख लिख के पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा देंगे, आप जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट हेडिंग डाल लो, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को स्टूडेंट ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो, जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, चाहे वो कॉपर हो गया या फिर आयरन हो गया, मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं, चौथा पॉइंट है। तो धात्विक सॉलिड्स से स्टूडेंट इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों होती है? क्योंकि जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सभी स्टूडेंट हमारे मेटेलिक सॉलिड्स होंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट देखो, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक तत्व, जालक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो इनको मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको करना है।
क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पूछा जाता है तो जैसे मैंने बोला आप वैसे लिख के आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है, तो हमें उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जो ज़्यादा नंबर के आते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। और सॉलिड स्टेट से 5 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं बना है, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर में यहाँ से 3 नंबर में 4 नंबर बन जाता है। तो जितने भी नंबर का बनेगा वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, उसकी टेंशन ना लो। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।